नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टेप बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है शुंग वंश एवं सातवाहन वंश के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं शुंग वंश एवं सातवाहन वंश के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं शुंग वंश एवं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बारे में जो है आज की क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं शुंग वंश के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे शुंग वंश। शुंग वंश दोस्तों यदि शुंग वंश की बात की जाए तो शुंग वंश का समय जो है कब से कब तक रहा था। शुंग वंश की यदि समय की बात की जाए तो 185 से बीसी से लेकर दोस्तों 73 बीसी तक जो है रहा था। लेकिन अब इसके फाउंडर यानी संस्थापक कौन थे शुंग वंश के? तो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग थे, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या करके जो एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिसका नाम है शुंग वंश। यानी पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। और ये शुंग वंश जो है एक ब्राह्मण साम्राज्य था, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही संस्थापक की बात करेंगे तो पुष्यमित्र शुंग जो कि 185 बीसी से लेकर 149 बीसी तक गद्दी पर रहे थे। राजधानी इन्होंने विदिशा बनाई थी जो कि एमपी में है। और भाषा क्या थी दोस्तों? इनकी भाषा थी संस्कृत। तो ये आपको याद रखना है। अब इनके बारे में एक एक पॉइंट करके लिखेंगे ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों लिखेंगे यहाँ पे, यानी पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं फाउंडर यानी संस्थापक फिर कौन हुए। तो संस्थापक जो है पुष्यमित्र शुंग। याद रखें दोस्तों, लिख लेते हैं पुष्यमित्र शुंग जो है, इसका मतलब फिर पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश के संस्थापक हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये कैसा साम्राज्य था? ब्राह्मण साम्राज्य था। यानी पुष्यमित्र शुंग जो है कौन था? एक ब्राह्मण था। तो ये ब्राह्मण साम्राज्य था। तो दोस्तों अभी इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। पहले दो चार पॉइंट इनको थ्योरी में लिख लेते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग ने राजधानी क्या बनाई थी। तो राजधानी की यदि बात की जाए तो विदिशा बनाई थी। और ये विदिशा कहाँ पे पड़ता है? तो विदिशा पड़ता है दोस्तों मध्य प्रदेश में, यानी एमपी में पड़ता है विदिशा। और मौर्य काल की क्या रही थी? पाटलिपुत्र रही थी। तो ये भी आपको याद रखना है। राजभाषा क्या थी इनकी? यानी पुष्यमित्र शुंग ने राजभाषा बनाई थी दोस्तों संस्कृत भाषा। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों, इसने जो है अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़वाया था। इसने अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़वाया। अब इसने जो है अशोक के 84,000 स्तूपों को क्यों तोड़वाया था? क्योंकि दोस्तों ये जो है बौद्ध धर्म को समाप्त करना चाहता था तो इसलिए जो है इसने 84,000 स्तूपों को जो है तोड़वा दिया था। अब दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं, अब इसने जो है 84,000 स्तूपों को जो है तोड़वाया था, लेकिन इसने एक स्तूप बनवाया भी था। वो कौन सा था? तो इसने भरूच स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने स्वयं करवाया था। ये कहाँ पे है भरूच स्तूप? मध्य प्रदेश के सतना जिले में और बौद्ध धर्म से संबंधित है। साथ ही इस काल को जो है वैदिक पुनर्जागरण का काल भी जो है कहा जाता है। क्या दोस्तों? इस काल को जो है वैदिक पुनर्जागरण का काल जो है कहा जाता है। तो लिख लेते हैं दोस्तों, इसने भरूच इसने जो है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं भरूच को सही से लिख लेते हैं। भरूच स्तूप को इसने जो है भरूच स्तूप को
पुष्यमित्र शुंग ने स्वयं बनवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने जो स्वयं बनवाया था। और ये भरत स्तूप कहाँ पे है? एमपी के सतना जिले में। एमपी के सतना जिले में। बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखें दोस्तों। बौद्ध धर्म से जो है संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं इसके समय जो है, यानी इसके काल को जो है वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। इसके काल को वैदिक पुनर्जागरण, याद रखें दोस्तों। वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। इसके काल को जो है दोस्तों वैदिक पुनर्जागरण का काल जो है कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है, यवनों ने आक्रमण किया था इसी के समय। यवनों ने आक्रमण किया इसी के समय जो है यवनों ने आक्रमण किया था भारत पर। तो ये आपको याद रखना है। और ये यवन कौन थे? यूनानी थे, याद रखें दोस्तों। यूनान से आए थे। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यवनों में आया कौन था? डेमेट्रियस आया था। डेमेट्रियस जो है आया था, इसने भारत पर जो है आक्रमण किया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसके, यानी पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कौन कौन रहते थे। तो पतंजलि रहते थे, जिन्होंने योग शास्त्र लिखा, महाभाष्य लिखा था। तो इनको लिख लेते हैं साथ ही दोस्तों। यानी पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहते थे। तो पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? तो ये भी आपको याद रखना है। पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में जो है रहते थे। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये जो पतंजलि हैं, इन्होंने जो है एक तो योग शास्त्र लिखा था, और इसके बाद दोस्तों महाभाष्य लिखा था। और महाभाष्य जो है पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से प्रेरित होकर लिखा था। तो लिखेंगे दोस्तों योग शास्त्र लिखा। क्या लिखा था? योग शास्त्र लिखा था। और इसके बाद दोस्तों महाभाष्य लिखा था। और इस महाभाष्य की यदि बात की जाए तो पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से प्रेरित होकर लिखा था। अष्टाध्यायी से प्रेरित होकर जो है लिखा था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, पतंजलि ने जो है पुष्यमित्र शुंग के लिए जो है 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो लिख लेते हैं इसको। यानी पतंजलि ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ किए पुष्यमित्र शुंग के लिए। पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए पुष्यमित्र शुंग के लिए। पुष्यमित्र शुंग के लिए। तो दोस्तों अब पुष्यमित्र शुंग जो है समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद जो इसके उत्तराधिकारी आएंगे, लेकिन अब पहले इसके बारे में, पुष्यमित्र शुंग के बारे में सारे पॉइंटों का हम रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाएं। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग, यानी शुंग वंश की यदि बात करते हैं तो शुंग वंश का शासनकाल 185 BC से लेकर 73 BC तक रहा था। लेकिन अब इस पुष्यमित्र शुंग की स्थापना कैसे हुई? तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ की हत्या करके जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। अब दोस्तों पुष्यमित्र शुंग जो है इस वृद्धरथ का जो है सेनापति था। लेकिन दोस्तों अब जैसे ही वृद्धरथ कमजोर हुआ, तो इस वृद्धरथ की हत्या जो है इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करता है, शुंग वंश की, जिसका शासनकाल 185 BC से 73 BC तक रहा था। और साथ ही दोस्तों फाउंडर यानी संस्थापक की यदि बात की जाए तो पुष्यमित्र शुंग
और ये कैसा साम्राज्य था? ब्राह्मण साम्राज्य था, यानी पुष्यमित्र शुंग जो है एक ब्राह्मण था और ये ब्राह्मण साम्राज्य था शुंग वंश। साथ ही दोस्तों राजधानी की यदि बात की जाए तो राजधानी विदिशा बनाई थी, जो कि एमपी में है। और राजभाषा क्या बनाई थी? संस्कृत को जो है इन्होंने राजभाषा बनाया था। और इसने जो है अशोक के 84,000 स्तूपों को तुड़वाया था। यानी जब अशोक ने जो है कलिंग युद्ध के बाद बिहारी घोष की नीति की जगह धम्म घोष की नीति अपना ली थी, यानी बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो उसके बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है दोस्तों लगभग 84,000 स्तूपों को बनवाया था। तो इन 84,000 स्तूपों को तुड़वाने का काम किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अब दोस्तों इसने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि ये जो है बौद्ध धर्म को समाप्त करना चाहता था। क्योंकि इस समय जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीवक संप्रदाय, इन तीनों का जो है बोलबाला था, और सनातन धर्म को जो है कोई नहीं बूझ रहा था। तो इसीलिए जो है जब सनातन धर्म को कोई नहीं बूझ रहा था, तो इसीलिए जो है बौद्ध धर्म को इसने समाप्त करवाना चाहा, क्योंकि सनातन धर्म को ये दोबारा स्थापित करना चाहता था। और साथ ही दोस्तों इसने जो है एक भरूच स्तूप का निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने, यानी 84,000 स्तूपों का निर्माण कर, यानी इनको तोड़वाने के बाद जो है इसने भरूच स्तूप को जो है पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। और साथ ही इसको एमपी के सतना जिले में बनवाया था, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आते हैं, इसके काल को जो है वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। अब दोस्तों इसके काल को जो है वैदिक पुनर्जागरण का काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इसका समय आया था पुष्यमित्र शुंग का, तो इसने जो है वेदों को जो है दोबारा स्थापित करने करवाया था, तो इसीलिए जो है इसके काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल जो है कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं, इसी के समय जो है यवनों का आगमन हुआ था। किसके समय यवनों का आगमन हुआ था? पुष्यमित्र संघ के समय हुआ था। और ये यवन कौन थे? यूनान से आते थे। और यवनों में से आया कौन था? डेमेट्रियस आया था। कौन आया था दोस्तों? डेमेट्रियस जो है आया था। जब दोस्तों हम भारत पर विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे तो इस डेमेट्रियस के बारे में जो है अच्छे से पढ़ेंगे, ये किस प्रकार कहाँ से आया था और किसकी हत्या कर करके जो है ये शासक बना था। और इसके बाद आते हैं दोस्तों, यानी पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों इसके दरबार में जो है, यानी पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहते थे। कौन रहते थे दोस्तों? पतंजलि जो है रहते थे। ये पतंजलि कौन थे? एक विद्वान थे। इनके द्वारा जो है योग शास्त्र को लिखा गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, योग शास्त्र किसने लिखा? पतंजलि ने। किसके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र शुंग के। लेकिन इन पतंजलि ने जो है महाभाष्य और लिखा है, और ये महाभाष्य जो है पाणिनि की एक पुस्तक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। तो इसी अष्टाध्यायी से प्रेरित होकर महाभाष्य लिखा है। किसने? पतंजलि ने। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, पतंजलि ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे पुष्यमित्र शुंग के लिए। अब दोस्तों ये अश्वमेध यज्ञ क्या होते हैं? तो अश्वमेध यज्ञ में जो है राजा अपनी बहादुरी के लिए जो है इनको कराता है। तो इसमें होता क्या है? इसमें जो है एक घोड़ा छोड़ा जाता है, और जहाँ तक जो है ये घोड़ा जाता है वहाँ तक जो है उस राजा का साम्राज्य हो जाता है, यानी उस राजा का जो है अधिकार हो जाता है। लेकिन अब जो इस घोड़े को रोकने का प्रयास करता है, तो घोड़े के पीछे पीछे जो है सेना आती है। तो घोड़े के पीछे पीछे जब सेना आती है जो इस घोड़े को रोकने का प्रयास करता है, तो उसके सेना के साथ जो है युद्ध करना होता है। अगर सेना से युद्ध जीत जाता है तो राजा जो है जिस सेना से युद्ध लड़ता है उसका साम्राज्य जो है उसको वापस कर देता है। अगर हार जाता है तो उस पर जो है अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा का जो है अधिकार होता है। तो ये अश्वमेध यज्ञ जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जो है कराए जाते हैं। और पुष्यमित्र शुंग ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। किसने किए थे पुष्यमित्र शुंग के लिए? पतंजलि ने जो है किए थे। तो ये आपको याद रखना है। ये होते हैं दोस्तों अश्वमेध यज्ञ। अब आते हैं दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी, यानी पुष्यमित्र शुंग के बाद जो है गद्दी पर कौन कौन आए थे? तो पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारियों की यदि बात की जाए तो अग्निमित्र आया था, फिर वसु ज्येष्ठ आया था, वसुमित्र आया था, और अंतिम शासक है दोस्तों देवभूति। तो इन सभी के बारे में आप देख लेते हैं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा अग्निमित्र इंपॉर्टेंट है, और साथ ही दोस्तों अग्निमित्र से ही जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो अग्निमित्र को हम समझेंगे, और बाकी जो है सब कमजोर शासक रहे हैं। और साथ ही देवभूति को याद रखेंगे, जो कि इसका अंतिम शासक था शुंग वंश का। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी। हेडिंग डालेंगे पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी। पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी की यदि बात की जाए तो पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी कौन कौन है, तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अग्निमित्र आया था, ये अग्निमित्र हो गया। फिर कौन आया था दोस्तों? फिर आया था वसुज्येष्ठ, वसुज्येष्ठ आया था। फिर कौन आता है? वसुमित्र। कौन दोस्तों? वसुमित्र।
अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं अंतिम शासक देवभूति। देवभूति जो है शुंग वंश का अंतिम शासक था, याद रखें दोस्तों। अंतिम शासक से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। देवभूति जो है अंतिम शासक था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में। तो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग की यदि बात की जाए, पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी हो गए ये अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र और देवभूति। दोस्तों अग्निमित्र का जो है विदर्भ युद्ध हुआ था, यानी अग्निमित्र के समय जो है कौन सा युद्ध हुआ था? विदर्भ युद्ध हुआ था। अब दोस्तों इसको पहले समझ लेते हैं, ये विदर्भ युद्ध कब हुआ था और ये किन किन के बीच जो है हुआ था। तो दोस्तों ये जो है एक विदर्भ एक साम्राज्य एक राज्य हुआ करता था, और जिस पर जो है दो राजाओं के बीच जो है विवाद था, यानी यज्ञसेन और माधवसेन के बीच जो है विदर्भ राज्य को लेकर जो है क्या था दोस्तों? विवाद रहता था। तो यज्ञसेन ने जो है माधवसेन को हराने के लिए जो है माधवसेन की बहन को जो है अपहरण कर लिया था, यानी किडनैप कर लिया था। और इस माधवसेन की सहायता किसने की थी? अग्निमित्र ने की थी। अब अग्निमित्र ने जब इसकी सहायता की माधवसेन की, तो माधवसेन की सहायता करने के बाद जो अग्निमित्र व यज्ञसेन के बीच जो युद्ध हुआ। तो अब यही क्वेश्चन पूछा जाता है, विदर्भ का युद्ध जो है किन 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 के बीच हुआ था? यज्ञसेन व अग्निमित्र के बीच जो है हुआ था। लेकिन इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी? तो इस युद्ध में जीत हुई थी दोस्तों अग्निमित्र की। और जब अग्निमित्र ने इस युद्ध को जीतने के बाद माधवसेन की बहन को छुड़ाया, तो माधवसेन की बहन मालविका जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, और अग्निमित्र को जो है इससे प्रेम हो जाता है। जब इसको इससे प्रेम हो गया, तो इसने जो है मालविका से शादी कर ली। और साथ ही दोस्तों जब मालविका से शादी हो गई, तो इसी प्रकार जो है कालिदास ने अग्निमित्र व मालविका की प्रेम कहानी पर जो है एक पुस्तक लिखी थी, मालविका मित्रम। याद रखना है दोस्तों, मालविका अग्निमित्रम जो है ये पुस्तक लिखी थी, तो ये आपको याद रखना है। तो इसी प्रकार जो है लिख लेते हैं दोस्तों, ये विदर्भ का युद्ध जो है किन किन के बीच हुआ था? यज्ञसेन व अग्निमित्र के बीच हुआ था। और इसमें जीत किसकी हुई थी? जीत हुई थी अग्निमित्र की। अब दोस्तों यज्ञसेन से इसका युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि दोस्तों एक माधवसेन था। माधवसेन था, कौन था दोस्तों? माधवसेन था, और इसकी एक बहन थी माधवसेन की एक बहन थी मालविका। ये अभी मैंने आपको कहानी बताई है कि इसने जो है इसको आज़ाद कराया था। याद रखें दोस्तों, इसने जो है इसको आज़ाद कराया था। अब इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे मालविका अग्निमित्रम मालविका अग्निमित्रम जो है किसकी रचना है? तो इसको जो है कालिदास ने लिखा था। किसको दोस्तों? कालिदास ने जो है लिखा था। अब मालविका अग्निमित्रम में जो है किसकी प्रेम कहानी है? तो अग्निमित्र व मालविका की जो है प्रेम कहानी, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वसुमित्र से क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो है शुंग का जो है पौत्र था, और इसने जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर जो है यवनों को हराया था। लिखेंगे, ये जो है पौत्र था, इसने सिंधु नदी के दाएं तट पर यवनों को हराया था। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे आते हैं अग्निमित्र के बारे में। तो अग्निमित्र ने जो है जब ये गद्दी पर था, तो कलिंग के विरुद्ध जो है अभियान किया था, यानी कलिंग के विरुद्ध जो है अभियान किसने किया था? अग्निमित्र ने किया था। तो इस समय जो है यहाँ पर कौन सा शासक था? चेदी या कलचुरी वंश था, जिसका जो है प्रतापी शासक था खारबेल। तो खारबेल के और अग्निमित्र के बीच जो है युद्ध होता है। और साथ ही दोस्तों खारबेल ने जो है हाथी गुम्फा अभिलेख भी जो है जारी कराया था, जो कि प्राकृत भाषा में था। और इसमें जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग प्रशासन के बारे में, और साथ ही दोस्तों भारतवर्ष का उल्लेख शब्द का वर्णन जो है मिलता है, तो ये आपको याद रखने हैं। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था, जिसकी हत्या वासुदेव ने की थी। और इसके बाद जो एक नए वंश कणप वंश की जो है स्थापना करेगा वासुदेव। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे अग्निमित्र ने कलिंग के विरुद्ध अभियान किया था। अग्निमित्र ने कलिंग के विरुद्ध अभियान किया। जब अग्निमित्र ने कलिंग के विरुद्ध अभियान किया, तो उस समय यहाँ पे चेदी वंश था।
वंश या कलचुरी वंश, कलचुरी वंश था। अब दोस्तों इस चेदी वंश या कलचुरी वंश का शासक कौन था? प्रतापी शासक, प्रतापी शासक खारवेल था। याद रखें दोस्तों, खारवेल था। तो ये आपको याद रखना है कि खारवेल कहाँ का शासक था? चेदी वंश का शासक था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, खारवेल ने जो है, यानी खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख जारी कराया था। खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख जारी कराया, जारी किया प्राकृत भाषा में। किस में दोस्तों? प्राकृत भाषा में। किस भाषा में दोस्तों? प्राकृत भाषा में जो है जारी कराया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इस हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है कलिंग प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। कलिंग प्रशासन के बारे में, कलिंग प्रशासन के बारे में जो है जानकारी मिलती है। और साथ ही दोस्तों भारतवर्ष का उल्लेख शब्द का वर्णन मिलता है। यानी शब्द की यदि बात करते हैं तो भारतवर्ष, भारतवर्ष का उल्लेख, यानी भारतवर्ष का उल्लेख शब्द का जो है वर्णन मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है शुंग वंश का अंतिम शासक। शुंग वंश के अंतिम शासक की यदि बात करते हैं, शुंग वंश का अंतिम शासक, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह अभी मैंने आपको बताया, शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। देवभूति था। कौन था दोस्तों? देवभूति था। अब देवभूति की हत्या किसने की थी? देवभूति की हत्या वासुदेव, वासुदेव ने करके शुंग वंश की नहीं, कणप वंश की स्थापना करता है। वासुदेव, यानी देवभूति की हत्या वासुदेव ने करके कणप वंश की स्थापना की थी। कणप वंश की स्थापना की थी, स्थापना जो है की थी। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों 2-4 पॉइंट है इसमें कड़प वंश है, इसमें ज़्यादा जो है इससे नहीं पूछा जाता है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, कड़प वंश। और इसका शासनकाल देख लेंगे कब से कब तक रहा था। और इसके बाद जो आंध्र सातवाहन वंश के बारे में या सातवाहन वंश के बारे में जानेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, कड़प वंश। कड़प वंश की यदि बात की जाए तो इसका समय जो है 73 BC से लेकर, 73 BC से लेकर दोस्तों 30 BC तक जो है रहा था। यानी कड़प वंश की यदि बात की जाए तो इसका शासनकाल जो है कड़प वंश का 73 BC से 23 BC तक जो है रहा था। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं इसके फाउंडर यानी संस्थापक के। संस्थापक की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक इसके वासुदेव, जिन्होंने जो है शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके जो है इस कड़प वंश की स्थापना की थी। किसने दोस्तों? वासुदेव ने। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ का बात करते हैं अंतिम शासक। अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन था? सुशर्मन था। बस यहाँ पे इतना ही पूछा जाता है, अंतिम शासक कौन था और इसका फाउंडर कौन था। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, 2 राजधानियाँ बनाई थी। 2 राजधानियाँ, 2 राजधानियाँ कौन कौन सी बनाई थी? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र व विदिशा। यानी कड़प वंश की 2 राजधानियाँ थी, पाटलिपुत्र व विदिशा। तो ये आपको याद रखना है। अब बात आती है सुशर्मन की हत्या। सिमुक जो है करके सातवाहन वंश की हत्या क्या करता है? स्थापना करता है। यानी सुशर्मन, सुशर्मन, ये सुशर्मन कौन था दोस्तों? सुशर्मन की हत्या करके, सुशर्मन की हत्या करके सिमुक, सिमुक सातवाहन वंश की स्थापना करता है। सातवाहन वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? सातवाहन वंश की, सातवाहन वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों सिमुक ने। अब दोस्तों इनका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए।
तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी तो अग्निमित्र आता है पुष्यमित्र शुंग के बाद। और इसके समय जो है विदर्भ का युद्ध होता है। और ये विदर्भ का युद्ध जो है यज्ञसेन व अग्निमित्र के बीच जो है हुआ था। ये अभी मैंने आपको कहानी बताई थी कि जो ये विदर्भ है ये जो है एक राज्य हुआ करता था। और यहाँ पर जो है यज्ञसेन व माधवसेन के बीच जो है विवाद रहता था। तो ये वाला यज्ञसेन जो है माधवसेन को हराने के लिए इसकी बहन यानी मालविका को जो है अपहरण कर लेता है। लेकिन इस माधवसेन की सहायता कौन करता है? माधवसेन की सहायता करता है अग्निमित्र। जब अग्निमित्र माधवसेन की सहायता करता है तो माधवसेन की तरफ से जो है यज्ञसेन से युद्ध कौन लड़ता है? अग्निमित्र लड़ता है। तो यानी विदर्भ का युद्ध जो है यज्ञसेन व अग्निमित्र के बीच होता है और इस युद्ध में जीत हो जाती है अग्निमित्र की। इस युद्ध को जीतने के बाद जो है मालविका को आज़ाद करा देता है। जब ये देखता है मालविका बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी तो अग्निमित्र जो है इससे प्रेम कर बैठता है और प्रेम करने के बाद जो है इससे शादी कर लेता है। अब इन दोनों की जो प्रेम कहानी है मालविका व अग्निमित्र की, वह मालविका अग्निमित्रम में लिखी हुई है। और ये किसने लिखी है? कालिदास जी के द्वारा जो है लिखी गई है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों अग्निमित्र के बाद वसुज्येष्ठ वसुमित्र। वसुमित्र इसका पौत्र था, एक पौत्र यानी पोता। तो इसने जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर जो है यवनों को हराया था। अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था देवभूति। याद रखें दोस्तों, देवभूति जो है शुंग वंश का अंतिम शासक था। तो यहाँ पे बात करते हैं अग्निमित्र ने जो है जब कलिंग के विरुद्ध अभियान किया था तो उस समय कलिंग पर कौन सा शासक था और कौन सा राजा था? तो उस समय जो है चेदी वंश या कलचुरी वंश था। कहाँ पे दोस्तों? कलिंग में। और यहाँ का शासक कौन था? प्रतापी शासक खारवेल था। कौन था दोस्तों? प्रतापी शासक खारवेल था। और साथ ही दोस्तों खारवेल ने जो है एक अभिलेख जारी कराया था जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ये जो है प्राकृत भाषा में जारी कराया था। हाथी गुम्फा अभिलेख किसने कराया था? खारवेल के द्वारा करवाया गया था। और इस हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी किसके बारे में मिलती है? कलिंग प्रशासन के बारे में। और साथ ही दोस्तों भारतवर्ष का उल्लेख शब्द के बारे में भी यहीं से जानकारी मिलती है। शुंग वंश का अंतिम शासक की यदि बात की जाए तो देवभूति जो है शुंग वंश का अंतिम शासक था। और इस देवभूति की हत्या जो है वासुदेव ने करके एक नए वंश यानी कड़प वंश की स्थापना की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। कड़प वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने की थी देवभूति की हत्या करके। और ये देवभूति जो है शुंग वंश का अंतिम शासक था। अब आते हैं दोस्तों कड़प वंश। कड़प वंश की यदि बात की जाए तो ये 73 बीसी से लेकर 30 बीसी तक इनका शासनकाल रहा था। संस्थापक यानी फाउंडर की बात करेंगे तो वासुदेव है। अंतिम शासक की यदि बात करेंगे सुशर्मन है। और इनकी राजधानियों की यदि बात की जाए तो 2 राजधानियाँ थी, पाटलिपुत्र और विदिशा इन्होंने बनाई थी। अब दोस्तों जो सुशर्मन जो है ये कड़प वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या करके यानी सुशर्मन की हत्या करके सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। किसकी दोस्तों? सातवाहन वंश की जो है स्थापना की थी। अब दोस्तों कड़प वंश के बाद जो है सातवाहन वंश जो है आता है। और इस सातवाहन वंश के बारे में हम कल की क्लास में जो है अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।